स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के इन जिलों में बनेंगे नए एयरपोर्ट। लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बिहार के लोगों के लिए हवाई यात्रा और फिर क्षेत्रीय विकास से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में नए एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नए एयरपोर्ट के बनने से न केवल हवाई संपर्क बेहतर होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। लंबे समय से बेहतर एयर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे लोगों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक नए एयरपोर्ट के निर्माण और विकास की योजना का उद्देश्य बिहार के विभिन्न हिस्सों को देश के बड़े शहरों से जोड़ना है। बेहतर हवाई सेवाओं से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। AK-47 मामला। पटना में राजद का राजभवन मार्च, हंगामे के बीच हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव। दरअसल बात है कि AK-47 मामले को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म है। आरजेडी ने राजभवन मार्च आयोजित किया कल। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और फिर समर्थक मौजूद थे। इसी बीच प्रदर्शन और फिर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर की स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि राजद इस मामले को लेकर के सरकार से जवाब मांग रही थी और विभिन्न मुद्दों पर विरोध दर्ज करा रही थी। जहां मार्च के दौरान नारेबाजी और फिर प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। इसी क्रम में तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलन, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसले को लेकर के बिहार की राजनीति पहले से ही गर्म है। ऐसे में राजभवन मार्च और हिरासत की घटना ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। तेजस्वी यादव की फिसली जुबान। दशरथ मांझी की जगह दूसरे मांझी को दे दी श्रद्धांजलि, फिर जीतन राम मांझी का आया रिएक्शन। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बयान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसे लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि श्रद्धांजलि देने के दौरान नाम को लेकर के हुई एक गलती के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसने इस पूरे मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देने के बजाय जीतन राम मांझी को दे दिया। यानी कि नाम लेना था दशरथ मांझी का, लेकिन नाम ले लिया जीतन राम मांझी का, जिसकी वजह से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। डिग्री पर लाखों खर्च के बाद भी छात्रों के पास नौकरी नहीं। देश में 40% ग्रेजुएट बेरोजगार। दरअसल बात है कि देश में शिक्षा और फिर रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को लेकर के एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई और फिर डिग्री हासिल करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दावा किया जा रहा है कि देश में लगभग 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। इस आंकड़ों ने युवाओं, अभिभावकों और फिर नीति निर्माताओं के बीच नई चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार न मिलना केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। कई युवाओं को डिग्री पूरी करने के बाद लंबे समय तक नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। रोजगार बाजार की मांग और फिर शिक्षा व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा कौशल विकास, उद्योगों की जरूरत और फिर रोजगार सृजन की गति जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में है। आर्थिक और फिर शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि केवल डिग्री हासिल करना अब पर्याप्त नहीं रह गया है। युवाओं को रोजगार योग्य कौशल, तकनीकी ज्ञान और फिर बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करना होगा। वहीं पर सरकार और संस्थानों के सामने भी चुनौती है कि वे शिक्षा और फिर रोजगार के बीच की दूरी को कम करें। फिलहाल बेरोजगारी का ये मुद्दा देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। बिहार में 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी, कैसे करें अप्लाई।
दरअसल बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में 32,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। भर्ती से संबंधित कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल है और आवेदन प्रक्रिया को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। संबंधित विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों का आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर आवेदन प्रक्रिया और फिर आगे जारी होने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर बनी हुई है। बिहार पंचायत परिसीमन डाटा में सुधार के निर्देश, चुनाव आयोग के पोर्टल पर आज अपलोड होंगे आंकड़े। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायत परिसीमन से संबंधित आंकड़ों में आवश्यक सुधार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संशोधित और फिर अद्यतन डाटा को चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है जा रही है। इस कदम को पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और प्रशासनिक तैयारी के लिए अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा के दौरान कुछ गलतियां और फिर विसंगतियां सामने आई थी, जिन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसीमन प्रक्रिया का सीधा संबंध पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं, वार्डों की संख्या और फिर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण से होता है। इसलिए यह जरूरी माना जाता है कि सभी आंकड़े सही और फिर अद्यतन हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सटीक डेटा किसी भी चुनावी व्यवस्था की बुनियाद होता है। चुनाव आयोग द्वारा पोर्टल पर आंकड़े अपलोड किए जाने से आम लोग और संबंधित पक्ष भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर डेटा सत्यापन और फिर सुधार का कार्य जारी है तथा सभी की नज़र चुनाव आयोग द्वारा जारी होने वाले आयोग की आगे की सूचनाओं पर बनी हुई है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के मार्च को बताया विफल, कहा आरजेडी का अस्तित्व खुद खतरे में। दरअसल बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हाल ही में आयोजित मार्च को लेकर के एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार एनडीए के कई नेताओं ने इस मार्च को पूरी तरह से फेल बताते हुए दावा किया है कि जनता का समर्थन नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता विकास, सुशासन के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ी है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन और मार्च का सहारा ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर राजद और फिर उसके समर्थक इस आलोचना को राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी और तेज हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर के शुरू हुई ये बहस बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार के नालंदा में मिड डे मील से 35 बच्चे बीमार, जांच शुरू। दरअसल बिहार के नालंदा जिला से मिड डे मील योजना को लेकर के एक चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 35 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जब बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और फिर बेचैनी जैसी शिकायतें होने लगी। इसके बाद स्कूल प्रशासन और फिर स्थानीय अधिकारियों में हरकत मच गया। एहतियात के तौर पर सभी प्रभावित बच्चों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जब घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और फिर शिक्षा विभाग की टीमें सक्रिय हो गई है। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों की तबीयत खराब होने की वास्तविक वजह क्या थी। जब भोजन के नमूनों की भी जांच के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी और यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो फिर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं अभिभावकों की चिंता बढ़ा देती है और स्थानीय लोगों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में बच्चों का इलाज जारी है और सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
बिहार में आरजेडी का मार्च, AK-47 लिए दिखेगा कार्यकर्ता, सामने आई तस्वीर। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी के एक मार्च के दौरान कुछ तस्वीर सामने आई है जिनमें कथित तौर पर AK-47 जैसे हथियार लिए हुए लोग दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि ये मार्च विभिन्न मुद्दों को लेकर के आयोजित किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसी दौरान सामने आई कुछ तस्वीरों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां एक पक्ष इन तस्वीरों को गंभीर सुरक्षा और फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा मान रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी अपने तर्क पेश किए जा रहे हैं। मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। बिहार में तैयार हो रहा भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला दसिया छूटेगा पीछे, 4,988 करोड़ में यहां बन रहा अजूबा। दरअसल बिहार में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी परियोजना तेजी से आकार ले रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में एक ऐसा नदी पुल बनाया जा रहा है जिसे पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा नदी पुल बताया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 4,988 करोड़ है। जब पुल के निर्माण को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये पुल बनने के बाद कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार आएगा। जानकारी के मुताबिक ये पुल केवल आवागमन को आसान बनाने की तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और फिर क्षेत्र विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जिन इलाकों के बीच यात्रा करने में अधिक समय लगता है वहां लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। तो गतिविधियों को बढ़ावा देता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। सत्ता में कोई हमेशा नहीं रहता, सबका हिसाब होगा, हिरासत में लिए जाने के बाद बोले तेजस्वी यादव। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित मार्च के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और गर्मा गया जब तेजस्वी यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता और एक दिन सबका हिसाब होगा। जहाँ उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और फिर समर्थक शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और फिर प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। इसी क्रम में तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जहां इसके बाद उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गयाजी बने बिहार की दूसरी राजधानी, कांग्रेस ने उठाई पुरजोर मांग, सियासी सरगर्मी बढ़ी। दरअसल बिहार की राजनीति में एक नई बहस उस समय शुरू हो गई जब कांग्रेस ने गयाजी को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की मांग जोर शोर से उठाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी नेताओं का कहना है कि गयाजी का ऐतिहासिक, धार्मिक और फिर प्रशासनिक महत्व काफी बड़ा है, इसलिए इसे दूसरी राजधानी का दर्जा देने पर गंभीर से विचार किया जाना चाहिए। इस मांग के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस का तर्क है कि गयाजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान रखता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु तथा पर्यटक पहुँचते हैं। जब पार्टी नेताओं का मानना है कि यदि गयाजी को दूसरी राजधानी का दर्जा मिलता है तो फिर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और प्रशासनिक गतिविधियों का विस्तार भी होगा। वहीं पर अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी इस मांग पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये मांग केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव के मार्च में पहली कक्षा के बच्चे ने पूछा सवाल, AK-47 दहशतगर्दियों पर चलती है तो फिर क्या छात्र पर भी चलेंगे? दरअसल बिहार में हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम और छात्र आंदोलन के बीच एक वीडियो तेजी से चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव के मार्च के दौरान एक पहली कक्षा के बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बच्चे का सवाल कथित तौर पर AK-47 और फिर छात्रों से जुड़े विवाद को लेकर के था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। बच्चे ने सवाल पूछा कि AK-47 तो दहशतगर्दियों पर चलती है तो फिर छात्रों पर क्यों चल रही है? जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझ पर भी AK-47 चलाएंगे, इसलिए मैं आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में आया हूँ, ये कहना है बच्चे का।
बिहार के सभी जिलों में बनेगी दंगा निरोधी दस्ता इकाई, सम्राट सरकार का फैसला। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के सभी जिलों में दंगा निरोधी दस्ता इकाइयों का गठन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसे किसी भी आपात स्थिति, सामूहिक तनाव या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपटा जा सकेगा। इस निर्णय को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नई इकाइयों को विशेष प्रशिक्षण और फिर आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाएगा ताकि वे संवेदनशील परिस्थितियों में तेजी से कार्रवाई कर सके। राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और फिर पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में दंगा निरोधी दस्ता इकाइयों के गठन का फैसला लिया गया है। जब प्रशासन का कहना है कि इससे शांति और फिर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक प्रशिक्षण और फिर विशेष इकाइयों की मौजूदगी से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होती है। इससे किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। फिलहाल सरकार के इस फैसले को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू होने की चर्चा है और आने वाले समय में इसके क्रियान्वयन पर सभी की नज़र बनी हुई है। छात्रों के लिए 3 दिन जेल रहा हूं, तेजस्वी यादव के मार्च के समर्थन में आकर क्या बोले तेज प्रताप। दरअसल बिहार में छात्र आंदोलन और फिर राजभवन मार्च को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी छात्रा के समर्थन में अपनी बात रखी है। यह तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे छात्रों के मुद्दों के लिए पहले भी संघर्ष कर चुके हैं और इसके लिए वे 3 दिन तक जेल में भी रहे हैं। उनका ये बयान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन और फिर मार्च के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि छात्रों और फिर युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उनका मानना है कि रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और फिर शिक्षा से जुड़े मुद्दे लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। बिहार के एलपीजी ग्राहकों के लिए राहत, ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी, जाने कब तक करा सकते हैं सत्यापन। बिहार के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गैस कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं करा पाने वाले उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इस फैसले से खास करके ग्रामीण क्षेत्रों और फिर उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें तकनीकी या फिर अन्य कारणों से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई हो रही थी। जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य गैस उपभोक्ताओं का सत्यापन करना और फिर लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट रखना है। यह गैस एजेंसी और फिर संबंधित विभागों की ओर से लगातार उपभोक्ताओं को समय पर ई-केवाईसी कराने की सलाह दी जा रही है। डेडलाइन बढ़ने के बाद अब अधिक लोगों को इस प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर मिलेगा। बिहार में कमाई धीमी, कर्ज बढ़ा, सीएजी और फिर ICSSR के मंथन में सामने आई कई वित्तीय तस्वीर। दरअसल बात है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि CAG और ICSSR से जुड़े मंथन के दौरान बिहार की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान ये संकेत मिला है कि बिहार की आय वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जबकि कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस निष्कर्षों ने आर्थिक प्रबंधन और फिर भविष्य की वित्तीय रणनीतियों को लेकर के नई बहस को जन्म दिया है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने राज्य की राजस्व प्राप्तियों, विकास व्यय, कर्ज प्रबंधन और फिर आर्थिक चुनौतियों पर अपने विचार रखे। चर्चा में यह भी सामने आया है कि बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर सामाजिक योजनाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तेजस्वी के राजभवन मार्च पर बीजेपी का हमला, संजय सरावगी बोले राजद का एक और फ्लॉप शो। यह बिहार की राजनीति में राजभवन मार्च को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आयोजित राजभवन मार्च पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता संजय सरावगी ने इस मार्च को लेकर के कहा कि ये राजद का एक और फ्लॉप शो साबित हुआ है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बहस और तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का आरोप है कि राजद जनता के बीच अपना प्रभाव खो चुकी है और इसी वजह से उनके कार्यक्रमों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता विकास और फिर सुशासन के मुद्दे पर एनडीए सरकार के साथ खड़ी है। वहीं पर दूसरी ओर राजद और फिर विपक्षी दलों का कहना है कि मार्च के जरिए छात्रों, युवाओं और फिर रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है जिन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलन और फिर रोजगार से जुड़े मुद्दों ने बिहार की राजनीति को काफ़ी गर्म कर दिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों ही इन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए निर्णय। दरअसल बात है कि देश में परिवहन और फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य रेल और फिर सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सरकार का मानना है कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जानकारी के मुताबिक नए निर्णयों के तहत परिवहन नेटवर्क के विस्तार, आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण और वित्तीय परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया है। रेल और सड़क दोनों क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यात्रियों के साथ साथ व्यापार और फिर उद्योग जगत को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रा का समय कम होगा, माल परिवहन अधिक सुगम बनेगा और दूर दराज के छात्रों को भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। तिरंगे के साथ राजभवन मार्च पर तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह का तंज, पूछा किस रंग के झंडे लेकर आए। दरअसल बिहार की राजनीति में राजभवन मार्च को लेकर के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि मार्च में आखिर किस रंग के झंडे दिखाई दिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है, जब सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दूं कि राजभवन मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और फिर समर्थक शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में तिरंगे के उपयोग को लेकर के बहस शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने इसी संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसे विपक्षी दल राजनीतिक का हमला बता रहे हैं। सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे किसानों को भी तोहफा, मजबूत होगा, यात्रा का समय कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर किसानों से जुड़े फैसले के जरिए कृषि क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधारभूत संरचना और फिर कृषि दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने से राज्य के समग्र विकास को गति मिल सकती है। बेहतर सड़क व्यवस्था से उद्योग, व्यापार और फिर पर्यटन को लाभ मिलेगा, जबकि किसानों को दी गई सुविधाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। फिलहाल कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर के लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। बिहार के तालाबों से निकल करके ग्लोबल सुपर फूड बना भारतीय मखाना, वैश्विक बाजार की ओर तेज छलांग। दरअसल बिहार की पहचान बना चुका मखाना अब केवल देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मखाना तेजी से ग्लोबल सुपर फूड के रूप में पहचान बना रहा है। खासतौर पर बिहार के तालाबों और फिर जलाशयों से निकलने वाला मखाना अपनी गुणवत्ता, पौष्टिकता और फिर स्वास्थ्य लाभों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग हासिल कर रहा है। इससे राज्य के किसानों और मखाना उत्पादकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मखाना प्रोटीन, फाइबर और फिर कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण दुनिया भर में ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है, जिन्हें प्राकृतिक और फिर पौष्टिक माना जाता है। इसी वजह से भारतीय मखाना विदेशी बाजारों में भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। निर्यात बढ़ने से किसानों को बेहतर कीमत मिलने और मखाना उद्योग के विस्तार की संभावना भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उत्पादन, प्रसंस्करण और फिर निर्यात से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत किया जाए तो फिर भारत वैश्विक मखाना बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। बिहार पहले से ही मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है और इस क्षेत्र में बढ़ती मांग राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकती है। दोस्तों, ठाकुरगंज के खेत में आसमान से अजीबोगरीब एक डिवाइस गिरा है, अजीबोगरीब एक मशीन गिरा है। आखिर क्या है ये मशीन? सखुआ डाली पंचायत के ओझाबिट्टा गांव में इस मशीन के गिरने की पुष्टि हुई है। जैसे ही मशीन गिरने की बात लोगों तक पहुंची तो लोगों के बीच हरकत मच गया कि आखिर अचानक आसमान से इस इलाके में ऐसी क्या चीज़ गिरी है।
दरअसल किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से सामने आई इस तस्वीर ने गांव के लोगों को हैरान कर दिया है। जब सखुआ डाली पंचायत के ओझाबिट्टा गांव में खेत के अंदर एक अजीबोगरीब डिवाइस मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। डिवाइस के साथ तार, एक सफेद पैकिंग जैसी संरचना, यानी कि उसको कहा जाए तो बैलून, यानी कि बैलून के साथ आया है और ऊपर लगा उपकरण दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पर लिखे मेटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि मौसम संबंधित अवलोकन शब्दों ने खींचा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डिवाइस है क्या? क्या ये कोई खुफिया उपकरण है, ड्रोन का हिस्सा है, या फिर मौसम की जानकारी जुटाने वाला कोई वैज्ञानिक यंत्र? हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल उपलब्ध तस्वीरों और फिर डिवाइस पर लिखी जानकारी को देखते हुए ये उपकरण रेडियो साउंड, यानी कि मौसम मापने वाले उपकरण से मिलता जुलता है। रेडियो साउंड एक छोटा सा वैज्ञानिक उपकरण होता है जिसे आमतौर पर मौसम के गुब्बारे के साथ आसमान में भेजा जाता है। इसका काम ऊंचाई के साथ वातावरण की अलग अलग परिस्थितियों का डेटा जुटाना होता है। इसमें तापमान, वायु दाब, नमी और हवा की गति और फिर दिशा जैसी जानकारियां मापी जा सकती है। आमतौर पर मौसम विभाग और फिर मौसम वैज्ञानिक से जुड़ी एजेंसियां ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल ऊपरी वायुमंडल की स्थिति जानने के लिए करती है। गुब्बारा ऊपर जाते समय ये उपकरण लगातार वातावरण से संबंधित आंकड़े रिकॉर्ड करता है और रेडियो सिग्नल के जरिए जानकारी जमीन पर मौजूद सिस्टम तक पहुंचा सकता है। यही जानकारी मौसम पूर्वानुमान और फिर मौसम की निगरानी में उपयोगी होता है। तस्वीर में दिखाई दे रहे उपकरण के साथ सफ़ेद कपड़े जैसे सामग्री और तार भी नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सफ़ेद कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये बैलून है जिसके माध्यम से इस डिवाइस को ऊपर पहुंचा गया। ये देख करके संभावना बनती है कि ये किसी मौसमी संबंधित गुब्बारे या फिर उसके उपकरण का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सिर्फ तस्वीर के आधार पर यह निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा कि ये कौन सा मॉडल है और इसे किस संस्था ने छोड़ा था। खास बात यह है कि तस्वीर में डिवाइस के पीछे लगे लेबल पर भी मौसम संबंधित जानकारी और फिर इसे लेकर के सावधानी का जिक्र दिखाई देता है। इसीलिए इसे लेकर के किसी तरीके के अफवाह फैलाने के बजाय संबंधित प्रशासन या फिर मौसम विभाग द्वारा इसकी पहचान और जांच किया जाना ज़्यादा उचित होगा। दुनिया भर में मौसम की निगरानी के लिए नियमित रूप से मौसम गुब्बारे छोड़े जाते हैं। ऐसे गुब्बारों के साथ लगाए गए उपकरण कई किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के वातावरण का डेटा इकट्ठा करते हैं। जब गुब्बारा ऊपर जाते जाते फैलता है और एक ऊंचाई पर फट भी सकता है। इसके बाद उपकरण नीचे गिर सकता है। कुछ सिस्टम में सुरक्षित नीचे आने के लिए पैराशूट जैसी व्यवस्था भी होती है। ठाकुरगंज के ओझाबिट्टा गांव में खेत के अंदर इस डिवाइस के मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल जरूर है। लोग जानना चाहते हैं कि ये उपकरण आखिर कहां से आया, इसे किसने छोड़ा था और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रामीण इस तरह के अज्ञात उपकरण को खुद खोलने या फिर उसके तार काटने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा कोई उपकरण मिले तो फिर उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पुलिस या फिर संबंधित मौसम विभाग के अधिकारियों को देना बेहतर होगा। फिलहाल तस्वीरों के आधार पर सबसे मजबूत संभावना यही है कि ये मौसम संबंधित अवलोकन के लिए इस्तेमाल होने वाला रेडियो साउंड मौसम गुब्बारे का उपकरण है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग की जांच के बाद ही मानी जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किशनगंज में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी पति को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने, जेवरात छीनने और घर से निकलने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देसिया टोली निवासी मुश्ताक आलम के 37 वर्षीय बेटे आमिर उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई शहर के पानीबाग निवासी नाजरा परवीन की शिकायत पर दर्ज मामले में की गई है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया था कि आमिर का उसके घर पहले से आना जाना था। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने और परिवार की सहमति से 27 फरवरी 2024 को दोनों की शादी हुई। शादी के दौरान पीड़िता के मायके वालों की ओर से सोने चांदी के आभूषण, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और अन्य सामान दिए गए थे। लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और फिर ससुराल के अन्य लोगों की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी गई। पीड़िता के अनुसार मांग पूरी नहीं होने पर उसे लगातार मानसिक और फिर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब शिकायत के अनुसार 4 मार्च 2025 को आरोपी पति और फिर उसके परिजनों ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान
उसके जेवरात भी छीन लिए गए और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद महिला अपने मायके में रहने लगी। घटना के बाद पीड़िता ने किशनगंज महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी आमिर उर्फ गुड्डू लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी से आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और फिर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीमांचल और उत्तर बंगाल के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस इलाके को देश की सुरक्षा और फिर रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, वहां रेल नेटवर्क को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने डुमडंगी यानी कि 3 माइल हाट से रंगापानी होते हुए बागडोगरा तक बनने वाली करीब 35 किलोमीटर लंबी नई रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना का दर्जा दिया है। ये सिर्फ यात्रियों की सुविधा से जुड़ी परियोजना नहीं है, बल्कि चिकन नेक कहे जाने वाले उस संकरे गलियारों में कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। खास बात यह है कि इसका सीधा फायदा सीमांचल और उत्तर बंगाल के रेल नेटवर्क को मिल सकता है। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से 3 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत डुमडंगी रंगापानी बागडोगरा नई रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित किया गया है। प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई करीब 35.5 किलोमीटर होगी। ये डुमडंगी यानी कि 3 माइल हाट से शुरू होकर के रंगापानी होते हुए बागडोगरा तक पहुंचेगी। इस परियोजना को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र देश के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। चिकन नेक के नाम से पहचाना जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। इस क्षेत्र में पहले से ठाकुरगंज चतरहाट नई रेल लाइन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में डुमडंगी रंगापानी बागडोगरा रेल परियोजना और ठाकुरगंज चतरहाट रेल लाइन आने वाले समय में सीमांचल और उत्तर बंगाल के लिए रेल नेटवर्क को एक नई मजबूती दे सकती है। डुमडंगी स्टेशन एनजेपी किशनगंज रेलखंड का महत्वपूर्ण स्टेशन है। ये अलुवाबाड़ी रोड से लगभग 26 किलोमीटर और फिर न्यू जलपाईगुड़ी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ 3 माइल हाट के आगे और फिर चतरहाट से पहले इसकी स्थिति इस परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर बागडोगरा की बात करें तो ये क्षेत्र परिवहन के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बागडोगरा में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी है और ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नज़दीक भी है। ऐसे में नई रेल कनेक्टिविटी से सिर्फ आम यात्रियों को फायदा नहीं होगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर माल उपकरण और फिर अन्य जरूरी संसाधनों की आवाजाही को भी बेहतर बनाया जा सकता है। परियोजना के पूरा होने के बाद डुमडंगी रंगापानी और बागडोगरा के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा। इससे सीमांचल और फिर उत्तर बंगाल के लोगों के लिए आवागमन के लिए नए विकल्प खुल सकते हैं। जब विशेष रेल परियोजना का दर्जा मिलने के बाद अब इस परियोजना को लेकर के उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि निर्माण कब शुरू होगा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आगे की प्रक्रिया और रेलवे की आधिकारिक समय सीमा पर निर्भर करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रौटा के रहने वाले मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके गांव में भी हलचल तेज हो गई है। जफर पर यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से कथित संबंध रखने, मदरसे के नाम पर चंदा जुटा करके पाकिस्तान भेजने और संगठन से जुड़े साहित्य को फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जफर के माता पिता इन आरोपों को सुनकर के बेहद परेशान है। उनका कहना है कि उनका बेटा बचपन से ही मेरठ में रहकर के पढ़ाई करता था और उन्हें उसकी किसी कथित आतंकी गतिविधि की जानकारी नहीं थी। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि जफर गांव आता था तो फिर लोगों से सामान्य तरीके से मिलता जुलता था। अब परिवार चाहता है कि आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आए और जांच निष्पक्ष तरीके से हो। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में 17 अगस्त को हुई मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद इसका कनेक्शन पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र के मीरगंज गाँव से जुड़ा है। 24 वर्षीय जफर इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जफर के माता पिता के मुताबिक वे महज 5 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए मेरठ के एक मदरसे में चला गया था। इसके बाद उसका अधिकांश समय वहीं पर बीता। परिवार का कहना है कि उसने मदरसे से मौलवी और फिर हाफिज की पढ़ाई पूरी की और वहीं रह करके अपनी पढ़ाई तथा दूसरे काम करता था। हालांकि यूपी एटीएस की ओर से लगाए गए आरोप
बेहद गंभीर है। एटीएस का दावा है कि जफर मदरसे के नाम पर चंदा जुटाता था और कथित तौर पर उस पैसे को जैश ए मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचाता था। उस पर संगठन से संपर्क रखने और कथित तौर पर जिहाद से जुड़ी सामग्री फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद जफर का परिवार बेहद परेशान है। माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को बचपन से पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था और उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि वे किसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। परिवार इन आरोपों को गलत बता रहा है और मामले की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। जफर के पड़ोसी हसनैन और फिर गांव के कुछ लोगों ने भी कहा कि उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जफर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार जफर कभी कभी गांव आता था और फिर लोगों से सामान्य तरीके से बातचीत करता था। हालांकि ग्रामीणों के पास उसकी मेरठ में गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं थी। इधर गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद रौटा थाना पुलिस भी जफर के घर पहुंची और मामले से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। जब पूर्णिया की एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया है कि उन्हें अभी तक यूपी एटीएस की ओर से इस गिरफ्तारी को लेकर की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच करवा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। एक तरफ यूपी एटीएस के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ परिवार और ग्रामीण इन आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जफर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। परिवार की परेशानी और चिंता के बीच अब सभी की नज़र जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।